हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। और आज के इस लेक्चर में, तो लास्ट लेक्चर में अगर आपने ध्यान दिया होगा एंड अगर उसके वीडियो को देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको दिया गया हो तो उसका निगेशन कैसे निकालते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, निगेशन कैसे निकालते हैं। और अगर निगेशन आ गया तो समझ जाना एग्जाम में चांसेस हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और आते हैं, इसलिए आप इस निगेशन को थोड़ा भी हल्के में मत लेना भाई, क्योंकि एग्जाम में आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, आज जो मैं सिखाने वाला हूं, जैसा कि आपको याद होगा बच्चों, यस जैसा कि आप सभी को याद होगा, मैंने आप लोगों को नॉट के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, और के बारे में एक्सप्लेन, ये तीन लॉजिकल कनेक्टिव्स को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन उसके बाद दो और लॉजिकल कनेक्टिव्स थी जिनके बारे में मैंने कुछ भी नहीं बताया। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कुछ नहीं बताया। आज मैं उसी के बारे में आपसे डिस्कशन करने वाला हूं। तो जो पहला कॉन्सेप्ट आज मैं सिखाने वाला हूं, यस, इफ देन के बारे में। ठीक है, इफ देन, जैसे आप बोलते हैं ना, इफ समथिंग देन समथिंग। जैसे मान लो अगर किसी ने बोल दिया इफ सचिन तेंदुलकर प्लेज क्रिकेट देन ही विल मेक अ सेंचुरी, तो सेंचुरी किसके ऊपर डिपेंडेंट है बच्चों? सचिन तेंदुलकर के ऊपर। मतलब अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है तो क्या होगा? सेंचुरी बनेगा, अदरवाइज नहीं। ऐसा बोला गया कंडीशन। तो यहां पे कंडीशनल स्टेटमेंट है बच्चों, ध्यान देना। तो इफ देन को हम बोलते हैं एक तरीके से कंडीशनल। जैसे मैंने नॉट को निगेशन बोला था, एंड को कुछ बोला था, और को कुछ बोला था, याद है बच्चों? यस। सो और को डिसजंक्शन बोला था, एंड को कंजंक्शन बोला था। उसी तरीके से इफ देन को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? कंडीशनल। तो आप इफ देन बोलो या कंडीशनल बोलो, दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम। उसके बाद जो सिंबल होता है उसको हम दिखाते हैं इस सिंगल एरो से। सिंगल एरो से, जैसे मैंने बोल दिया इफ पी देन क्यू, क्योंकि पी और क्यू दो स्टेटमेंट होंगे। सो इफ पी देन क्यू, तो मैं इफ पी देन क्यू बोलूं या इसी को मैं पी एरो दे करके क्यू बोलूं, दोनों का मीनिंग क्या होता है बच्चों? सेम। ये दोनों सेम ही चीज है। इसको हम बोलेंगे इफ पी देन क्यू, ये भी आपका इफ पी देन क्यू। लेकिन इसको रीड कैसे करेंगे? पी इंप्लाइज दैट क्यू। कैसे रीड करेंगे बेटा? पी इंप्लाइज दैट क्यू। देखा आपने? सो मैं P इंप्लाइज दैट क्यू बोलूंगा, इसका मतलब ये हो गया कि आपका इफ P देन Q है। अगर मैं यहीं पे बोल दूं Q इंप्लाइज दैट P, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? सो Q इंप्लाइज दैट P का मतलब होता है इफ Q देन P। देखा आपने? यस, ये दोनों चीज अच्छे समझ के लो कि P इंप्लाइज दैट Q का मीनिंग क्या होता है, Q इंप्लाइज दैट P का मीनिंग क्या होता है। सो P इंप्लाइज दैट Q का मीनिंग होता है इफ P देन Q, एंड Q इंप्लाइज दैट P का मीनिंग होता है इफ Q देन P। याद रखना, ये दोनों बंदे अलग अलग है, दोनों की वैल्यू क्या होगी? अलग होगी, सेम नहीं होगा, क्योंकि यहां पे कंडीशन किसी और स्टेटमेंट के ऊपर है, यहां पे कंडीशन किसी और स्टेटमेंट के ऊपर है। अगर कंडीशन स्टेटमेंट के ऊपर चेंज हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है यार, वैल्यू भी क्या होगी? बदल जाएगी। आप ये नहीं बोल सकते सर वैल्यू सेम आएगी, वो तो गलत होगा। चल, इनके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते और। सो याद रखना बच्चों, ये जो P इंप्लाइज दैट Q है, इसको हम लिख सकते हैं निगेशन P और Q। अच्छे से एकदम डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा भी मैं आपको भगाने वाला नहीं हूं। एकदम आराम से, आसान भाषा में और अच्छे तरीके से, सिंपल वे से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने अभी तक, समझ लो, इतनी सारी चीजें, इतने सारे डिटेल में लेक्चर होने के बाद भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यार गलत बात है यार। फटाफट आप वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, शेयर करो दोस्तों में। देखो देखो, आपका जितना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा उतना ज्यादा हम ग्रो करेंगे, उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे आप सबको लेकर के। देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा मैथ्स में सिखाने वाला हूं इस कॉमर्स का, फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम डिटेल में, एकदम बढ़िया तरीके से। चलो, सो बच्चों याद रखना, P इंप्लाइज दैट Q का फॉर्मूला या इसका वैल्यू क्या होता है? अगर इंप्लाइज को कन्वर्ट करना है और में या एंड में, जैसे भी आप समझो,
तो इंप्लाइज का फॉर्मूला होता है निगेशन पी और क्यू। हमेशा याद रखना बच्चों, पहले वाले स्टेटमेंट में निगेशन लगाना होता है, बीच में और लिखना होता है, और दूसरे वाले को एज इट इज कॉपी करना होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले वाले में निगेशन, बीच में और दूसरा वाला एज इट इज। तो ये होता है P इंप्लाइज दैट Q का फॉर्मूला। सर अगर किसी ने बोल दिया Q इंप्लाइज दैट P, सर उसका भी निगेशन P और Q होगा? नहीं बेटा नहीं, यहां पे पहले वाला कौन है? Q। तो मैंने क्या बोला है? पहले वाले का निगेशन, बीच में और दूसरा एज इट इज। सब पहले वाले का निगेशन, बीच में और दूसरा एज इट इज। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर R इंप्लाइज दैट S आ जाए बच्चों, क्या मिल जाए मुझे? R इंप्लाइज दैट S। सो R इंप्लाइज दैट S में पहले वाले का निगेशन, बीच में और दूसरा एज इट इज। देखा आपने, अगर यही S इंप्लाइज दैट R हो जाता तो आप क्या बोलते? सर पहले वाले का निगेशन, बीच में और दूसरा एज इट इज। चलो, सो फॉर्मूले से मैंने अलग अलग स्टेटमेंट का इंप्लाइज को कन्वर्ट किया उसके सिंपल फॉर्म में, राइट? तो आपको यह पता ही होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इनके साथ में काम नहीं कर पाते, तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है इसमें, राइट? इसलिए बहुत कंपलसरी फॉर्मूला है ये। चलो इसके टेबल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब बच्चों इसका टेबल बनाते हैं। सो टेबल में आप सभी को पता है कि यहां पर होगा P, यहां पर होगा Q, और यहां पे हम बोलेंगे P इंप्लाइज दैट Q। ठीक है बेटा, पहला स्टेटमेंट आता है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर बेटा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। देखा आपने? सो TTFF TFTF, बात समझने की पूरी कोशिश करो सभी लोग। TTFF TFTF, राइट? अब इंप्लाइज का रूल क्या होता है, नियम क्या होता है, वो समझते हैं। सो इंप्लाइज का नियम क्या होता है, मैं ऊपर लिख के देता हूं बच्चों, यहां पे, यहां देखो। सो इंप्लाइज क्या बोलता है कि पहला स्टेटमेंट होना चाहिए ट्रू। बोलो पहला स्टेटमेंट जो भी है वो होना चाहिए ट्रू, और दूसरा स्टेटमेंट होना चाहिए फॉल्स। और उस केस में अगर उसका इंप्लाइज निकालोगे तो हमेशा आंसर आएगा फॉल्स। ध्यान से देख लो इस बात को। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बोलो पहला स्टेटमेंट इंप्लाइज में क्या होना चाहिए? ट्रू। जो भी इंप्लाइज में रहेगा उसका पहला स्टेटमेंट देखो, फिर सेकंड स्टेटमेंट देखो। तो बोलो पहला स्टेटमेंट क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? ट्रू। और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स। सो पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तो ही आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज नहीं। सो पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तो ही आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज नहीं। कंफर्म? अदरवाइज क्या हो जाएगा? ट्रू। मतलब कहीं पर भी पहला ट्रू दूसरा फॉल्स दिखा तो फॉल्स लिखना है, नहीं तो बाकी हर केस में लिखना है ट्रू। चलो अब आ जाओ, पहला स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन क्या दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है बच्चों? नहीं नहीं, फॉल्स फॉल्स, सॉरी। पहला स्टेटमेंट ट्रू है, क्या दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है? नहीं है। देखो पहला तो ट्रू है बट दूसरा फॉल्स नहीं है, छोड़ दो इसको। पहला ट्रू है, क्या दूसरा फॉल्स है? ध्यान से देखो, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, हाँ मैच तो हो रहा है सर, मैच तो हो रहा है, क्योंकि P इंप्लाइज दैट Q में पहले P को देखना है और Q को देखना है बाद में, और क्या देखना है? TF देखना है। तो पहले P को चेक करेंगे, उसके बाद Q को चेक करेंगे, और क्या चेक करेंगे कि पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है क्या? तो यस मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, जिसकी वजह से इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। यहां पे पहला ट्रू है ही नहीं तो आगे जाओ ही मत। यहां पे पहला ट्रू है ही नहीं, आगे जाए मत, क्योंकि क्या होता है बच्चों, पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा तभी हम दूसरा चेक करते हैं फॉल्स ना। जब पहला ही ट्रू नहीं है मतलब पहले ही कंडीशन खत्म, पहले ही कंडीशन क्या हो गया? खत्म। तो आगे जाके कोई मतलब नहीं है। सो देखा जाए तो सिर्फ TF यहीं पे बना, बाकी कहीं जगह नहीं बना। इसका मतलब बाकी लोग क्या हो जाएंगे? ट्रू। कई लोग बोलेंगे सर यहां पे भी तो TF है। अरे अगले, ये TF QP के लिए, मतलब अगर यहीं पे दिया होता Q इंप्लाइज दैट P, समझो जरा।
अगर यहीं पे Q इंप्लाइज दैट P दिया गया होता, नहीं जाने तो समझो बात को। अगर बच्चों यहां पे Q इंप्लाइज दैट P दिया गया होता तो पहले हम Q को चेक करते फिर P को, और क्या चेक करते, ट्रू और फॉल्स। सो पहला ट्रू है क्योंकि Q पहले है ना बेटा, Q पहले है तो पहले Q को देखना होगा, इसलिए याद रखना। लोग इसी में गलती करते हैं, इंप्लाइज आते ही एकदम अलर्ट हो जाना होता है कि पहले कौन है और बाद में कौन है, उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं भूल जाओ। पहला ट्रू है, नहीं पहला ही ट्रू नहीं है तो आगे जाके मतलब ही नहीं। यहां पर पहला ट्रू है, यस सर, दूसरा फॉल्स है, ओए क्या बात है, यस सर दूसरा फॉल्स है। तो Q ट्रू है और P फॉल्स, Q पहले है P बाद में है, बराबर। तो यहां पे Q ट्रू है और P फॉल्स है, इसका मतलब यहां पे आंसर क्या आएगा, फॉल्स। बच्चों यहां पे आंसर क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि इस वाले केस में पहले Q को देखेंगे, क्योंकि Q इंप्लाइज दैट P है, तो Q ट्रू है P फॉल्स है, तो TF में आंसर क्या आएगा, फॉल्स। अदरवाइज ट्रू। बात समझ आ गई। सो इसीलिए ध्यान देना, P इंप्लाइज दैट Q है कि Q इंप्लाइज दैट P है, इसलिए एकदम प्रॉपर, क्योंकि इंप्लाइज आते ही ना बच्चे परेशान हो जाते हैं, गलती कर जाते हैं। लेकिन मुझे पता है कि मेरा कोई भी बच्चा यहां पे गलती नहीं करेगा, क्योंकि मैंने एकदम आसान भाषा में बता दिया कि ध्यान किस पे देना है। यस, वो बोलता है ना, इंप्लाइज बोलता है तेरा ध्यान किधर है, P और Q इधर है, ऐसा। सो P यहां पर, Q यहां पर, तो P इंप्लाइज दैट Q में किसको पहले देखोगे, P को, बाद में Q को। अगर Q इंप्लाइज दैट P है तो पहले Q को बाद में P को। बात समझ आ गई, चलो बढ़िया है। आई होप सबको ये कंडीशनल के बारे में समझ आ गया। तो बच्चों इफ देन आ गया सबको समझ में, जिसको हम कंडीशनल बोलते हैं, सिंबल इस तरीके का होता है। सो इफ P देन Q, इसका मतलब P इंप्लाइज दैट Q। अगर मैंने इस तरीके से लिखा इफ Q देन P, मतलब Q इंप्लाइज दैट P। बच्चों याद रखना, P इंप्लाइज दैट Q का फॉर्मूला क्या होता है, निगेशन P और Q। यस, निगेशन P और Q। उसके बाद हमने इसी का एग्जाम्पल लेते हुए कुछ हमने यहां पे एग्जाम्पल लिए कि अगर Q इंप्लाइज दैट P है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, निगेशन Q और P। R इंप्लाइज दैट S है तो निगेशन R और S। S इंप्लाइज दैट R है तो निगेशन S और R। करेक्ट। चलो फिर आपको याद रखना कि इंप्लाइज के अंदर पहला स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, तो ही आंसर फॉल्स आता है। अब पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा फॉल्स, तो आंसर फॉल्स आ गया। तो उस हिसाब से मैंने P इंप्लाइज दैट Q निकाला और उसके बाद Q इंप्लाइज दैट P निकाला। आई होप सबको समझ आ गया होगा। चलो दूसरा बंदा कंडीशनल समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट बंदे की बारी, जिसको हम बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ। सो बच्चों इफ एंड ओनली इफ का मतलब समझ जाना, यहां पे इसको शॉर्टकट में लोग IFF बोलते हैं। IFF बोल दिया मतलब इफ एंड ओनली इफ, और उसके दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं बाय कंडीशनल। यस, बाय कंडीशनल। वहां पे सिंगल साइड कंडीशन था इसलिए उसको हमने सिर्फ बोला कंडीशनल। यहां पे दोनों साइड में कंडीशन है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बाय कंडीशनल। क्या बोलते हैं बेटा, बाय कंडीशनल। और इसका जो सिंबल होता है वो दोनों साइड होता है। इसको लिखते कैसे, जैसे मैंने लिख दिया P, इसको हम बोलते हैं डबल इंप्लाइज। P डबल इंप्लाइज दैट Q। P डबल इंप्लाइज दैट Q। सो डबल इंप्लाइज का मतलब होता है कंडीशन Q के ऊपर भी है, कंडीशन P के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर कंडीशन। ये बात याद रखना, इसीलिए इसका नाम है बाय कंडीशनल। क्या नाम है बेटा, बाय कंडीशनल। यहां पे कंडीशन दोनों बंदों के ऊपर है इसलिए इसका नाम है बाय कंडीशनल। क्लियर, इस बात समझ आ गई, चलो बढ़िया। अब इसको लिखते कैसे हैं, P इफ एंड ओनली इफ Q। ध्यान रखना सब लोग, ये लिखने का तरीका है। जब कभी भी आपको कोई भी ऐसा सिंबॉलिक फॉर्म दिया गया होगा और आपको वर्बल फॉर्म लिखना होगा, बड़ा आसान होता है। पहला स्टेटमेंट लिख दो, बीच में इफ एंड ओनली इफ लिख दो, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट छाप दो। पसंद आ गई। सो पहला स्टेटमेंट लिखो, बीच में इफ एंड ओनली इफ लिखो और दूसरे को छाप दो।
कि किसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इफ एंड ओनली इफ का। बात समझ आ गई? चलो अब इसके फॉर्मूले सीख लेते हैं हम लोग। बच्चों याद रखना, P डबल इंप्लाइज दैट Q क्या बोलता है कि कंडीशन दोनों के ऊपर है, मतलब कंडीशन Q के ऊपर भी है, कंडीशन P के ऊपर भी है। चलो एक एक करके पहले Q के ऊपर कंडीशन रखते हैं, तो P इंप्लाइज दैट Q, फिर P के ऊपर तो Q इंप्लाइज दैट P। देखा बच्चों, एक बार Q के ऊपर कंडीशन, एक बार P के ऊपर कंडीशन, तो उस हिसाब से आपका आ गया। और ये दोनों कंडीशन चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, दोनों चाहिए तो बीच में और तो आएगा नहीं, बीच में आएगा एंड। देखा बच्चों आपने, मतलब सारी चीजें इतनी आसान होती है ना, मैं आपको सही बोलूं को आराम से आप समझ सकते हो, बस समझने की देरी है। तो बच्चों P डबल इंप्लाइज दैट Q, मतलब कंडीशन P के ऊपर भी है, कंडीशन Q के ऊपर भी है। अगर Q के ऊपर कंडीशन दिया तो क्या हो जाएगा, P इंप्लाइज दैट Q, और P के ऊपर दिया तो क्या हो जाएगा, Q इंप्लाइज दैट P। एकदम डिटेल में चल रहे हैं हम लोग। अब आप सभी को पता है इंप्लाइज को तो सॉल्व करने आता है। इंप्लाइज क्या बोलता है सर, पहले वाले का निगेशन, पहला कौन P, बीच में और, दूसरा छाप दो, दूसरा छाप दो, फिर बेटा यहां पे निगेशन Q और P। देखा, सो पहले वाले का निगेशन, बीच में और, दूसरा छाप दो, पहले वाले का निगेशन, बीच में और, दूसरा छाप दो। तो ये फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत है क्या, नहीं, सिर्फ याद भी नहीं करना है, समझ लेना है क्या करना है। कोई याद नहीं करेगा, चाहे वो कंडीशनल वाला स्टेटमेंट का फॉर्मूला हो, चाहे वो बाय कंडीशनल वाले स्टेटमेंट के फॉर्मूले हो, याद कोई नहीं करेगा। चलो अब इसका ड्रॉ करते हैं बच्चों टेबल। तो टेबल के अंदर यहां पे एक स्टेटमेंट P है, एक स्टेटमेंट Q, और यहां पे है P डबल इंप्लाइज दैट Q। बेटा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर बोलो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब P डबल इंप्लाइज दैट Q क्या बोलता है, सेम सेम ट्रू, सेम सेम ट्रू। प्लीज ध्यान दो इस बात को, सेम सेम ट्रू मतलब चाहे वो टीटी हो चाहे वो एफएफ हो, दोनों के केस में आंसर क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। सेम सेम मतलब बच्चों ट्रू, ध्यान देना, क्लियर, क्योंकि दोनों के ऊपर कंडीशन होता है ना, तो अगर पहला गलत है दूसरा भी गलत ही होगा, अगर पहला सही है दूसरा भी सही होगा, इसलिए बोला ना सेम सेम आंसर ट्रू आएगा। बात समझे, सेम सेम है तो आंसर ट्रू आएगा, और डिफरेंट के केस में आंसर क्या आएगा बेटा, फॉल्स। ये होता है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। सो इफ एंड ओनली इफ, IFF या बाय कंडीशनल, आप इसमें से कोई भी बोलो, सबका मीनिंग क्या होता है, सेम। दिखाते कैसे है, इस तरीके के एरो से। मैंने आपको फॉर्मूला भी एक्सप्लेन किया और टेबल भी एक्सप्लेन कर दिया। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया, फर्स्ट पॉइंट नॉट का टेबल, उसके बाद सेकंड और का टेबल, थर्ड मैंने आपको सिखाया नॉट और के बाद एंड का टेबल, फिर मैंने बताया आपको इफ देन का टेबल, उसके बाद फिफ्थ वन आ गया आपका इफ एंड ओनली इफ का टेबल। सभी को ये टेबल पता होना चाहिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं टेबल का यूज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये टेबल नहीं पता, समझ जाओ कि आपने बहुत बड़ा ब्लंडर या बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, गुनाह कर दिया इस चैप्टर में। तो पता ही होना चाहिए आपको। एक बार मैं जस्ट रिवाइज कर दे रहा हूं बच्चों, नॉट क्या बोलता है, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका निगेशन फॉल्स आएगा, अगर फॉल्स है तो निगेशन ट्रू आएगा। और क्या बोलता है बेटा, एक भी ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। एक भी मतलब दो स्टेटमेंट में ना, अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो आंसर क्या होगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। एंड क्या बोलता है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ही आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। बात समझने की कोशिश करो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तब आपका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। इफ देन जस्ट अब भी सिखाया मैंने आपको कि इफ देन बोलता है पहला ट्रू होना चाहिए दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तभी आंसर फॉल्स आएगा, नहीं तो ट्रू आ जाएगा। यस,
और इफ एंड ओनली इफ क्या बोलता है, भाई मेरे को टेंशन नहीं लेने का। यस, दोनों सेम सेम अपन ट्रू लिख देगा। यस, दोनों सेम सेम क्या लिख देगा बेटा, ट्रू। सो टीटी के केस में भी ट्रू लिखना होता है, एफ एफ के केस में भी ट्रू लिखना होता है, सिर्फ डिफरेंट रहेगा तो ही फॉल्स लिखना है। क्लियर, चलो बढ़िया है। सो जहां तक मुझे लगता है कि अब आपको मैंने जितने भी हमारे लॉजिकल कनेक्टिव्स थे वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा आपको 1.4 एक्सरसाइज। तब तक आप प्लीज 1.3 आपने फिनिश कर लिया होगा और आज का बेसिक कॉन्सेप्ट भी फिनिश कर लो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय स्टूडेंट्स, एंड जाने से पहले प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय स्टूडेंट्स।